गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ते हैं, स्कूलिंग में अपने 9 में 10 में होता है, और यहाँ पे अब हम लोगों को इसको आगे कंटिन्यू करना है। वेक्टर के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर और उसके एक साथ और टर्म रहता है रिलेटेड स्केलर, उस दोनों को हम लोगों को जानना है कि वो दोनों क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है। छोटा सा एक डेफिनेशन लिखेंगे जो आप जानते हैं स्कूलिंग में, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्केलर और वेक्टर बताइए आप लोग, जो आप डेफिनेशन जानते हैं पहले वो डेफिनेशन बताइए। आप लोग क्या क्या जानते हैं? देखिए, आप लोगों ने ये जाना होगा स्कूल में, वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। और स्केलर किसको बोलते हैं? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। एक बार फिर से, वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एंड स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। छोटा सा हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं डेफिनेशन। आप लोग भी पेन और कॉपी निकालिए एंड साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। द क्वांटिटी या द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called scalar। एंड वेक्टर किसको बोलते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction is called वेक्टर। चलिए कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग इसका, दोनों का। बोलिए आप लोग, बताइए कुछ एग्जांपल कि स्केलर का एग्जांपल क्या होता है और वेक्टर का एग्जांपल क्या होता है। जल्दी जल्दी बोलो, बोल भी दो, कितना देर चुप रहोगे। चलो देखो, स्केलर का एग्जांपल क्या होता है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या होता है? स्पीड। और बताइए, डिस्टेंस, स्पीड, उसके बाद और हम लोग करते हैं वर्क डन स्केलर है। किसी भी तरीके का एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कैसा भी हो, कोई भी एनर्जी, वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और आप जान सकते हैं बात इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारा लिखा जा सकता है। वेक्टर का एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस, उसके जैसा सिमिलर एक क्वांटिटी होता है हम लोग पास, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के जैसा सिमिलर एक क्वांटिटी होता है हम लोग पास, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। आप उसके बाद मोमेंटम बता सकते हैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, आप चाहें तो मोमेंटम के बाद आप टॉर्क बता सकते हैं, फोर्स बता सकते हैं, बहुत सारा है, एटसेट्रा। तो ये इतना बात है जो आप लोग स्कूल में जानते हैं कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर, एंड कुछ एग्जांपल्स जो आप लोग स्कूल में जानते हैं। और इतना ही तक आप लोग 9 10 में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पे वेक्टर में हम लोग को बहुत सारा पढ़ना है। ये तो 5-7 मिनट में खत्म हो गया। हम लोग अभी वेक्टर कम से कम 4 घंटा पढ़ेंगे, और हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि वेक्टर में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको लगाना है। तो ये जो डेफिनेशन है, आप जो जानते हैं वेक्टर के बारे में, ये एक्चुअली सही है बट अधूरा है। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर? अच्छे से सुनिए, याद करिए, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ साथ। वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जो यहाँ पे भी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। ये आप पहले से मेंशन है आपके पास, एक्चुअली ये अधूरा है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास स्केलर भी हो, और साथ ही साथ जो वेक्टर के लॉ को फॉलो भी करे। क्या बात है? जो वेक्टर के लॉ को फॉलो भी करे, उसको बोलना है वेक्टर क्वांटिटी। ये एक टर्म जो है वो मिसिंग है, जो आप लोग हो सकता है जानते हो या ना भी जानते हो।
तो उस बात को हम लोग पहले लिखते हैं जल्दी से वेक्टर के डेफिनेशन में, करेक्ट डेफिनेशन या मोर एक्यूरेट डेफिनेशन जो आप बोलिए, और एग्जांपल हम लोग लिख ही चुके हैं, उसको हम लोग जल्दी से करते हैं। तो देखिए क्या है वेक्टर के बारे में करेक्ट डेफिनेशन या मोर करेक्ट डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं इसको। क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude, direction as well as follow the law of vector addition is called vector। ये है आपका करेक्ट डेफिनेशन जो हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है, उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या है वेक्टर का डेफिनेशन? वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और साथ ही साथ वो क्या करता है? फॉलो करता है वेक्टर के एडिशन का रूल को। अब वो रूल क्या है वो भी हम लोग जान जाएंगे आज हम लोग अपने लेक्चर में, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो वेक्टर का जो एडिशन का रूल है अगर उसको वो फॉलो करता है देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज वो स्केलर होगा अगर उसने रूल को फॉलो नहीं किया। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने अपने स्कूलिंग में क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ा था करंट, एंड करंट आप लोगों को याद हो तो इसके पास दोनों चीज होता है एक्चुअली, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट स्टिल इसको हम लोग स्केलर बोले थे। व्हाई? बिकॉज ये वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता। करंट एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ये इनकरेक्ट डेफिनेशन या अधूरा डेफिनेशन होने का बात क्लियर होगा आपको। करंट एक ऐसा क्वांटिटी है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात हम लोग याद रख सकते हैं। करंट क्या है? करंट इज अ या करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction but still it is scalar quantity because it does not obey the law of वेक्टर एडिशन। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है बात? कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और फॉलो करता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, तो वेक्टर बोलेंगे। एक हम लोगों के पास करंट नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है यहां तक बात? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखिए यहां से अब आपको नई चीजें समझने के लिए मिलेगी कि आखिर वेक्टर में क्या रूल्स है, कैसे हम लोगों को उसको कंसीडर करना है, कैसे उसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे इसके हम लोग समझेंगे। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, अपने पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। क्या क्या होता है अपने पास? एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हम लोग 3D में बात कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे हम लोगों के पास एक जेड एक्सिस भी होगा, एक्स एक्सिस है जिससे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, और इन दोनों से भी परपेंडिकुलर एक और एक्सिस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस। दिस इज आवर जेड एक्सिस। दिस मार्कर इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज आवर जेड एक्सिस। ये ऐसे है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट है जिसको हम लोग को फील करना है वेयर इट इज प्रेजेंट। पहले हम लोग 2D में फील करते हैं, देन उसके बाद हम लोग 3D में भी फील करेंगे। ठीक है, तो 2D में कैसे हम लोग करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज -4,2। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट,
and the second point always represent the y coordinate of that point. फिर से एक बार, what is the first point? First point is the x coordinate of the point, and what is the second term? This is the y coordinate of the point. तो -4 and 2 x एक्सिस में अगर हम इधर मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है और पीछे आते हैं तो नेगेटिव, y एक्सिस में अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और नीचे आते हैं तो नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग x में नेगेटिव जाना है, यानी हमको पीछे आना है, एंड y में पॉजिटिव ऊपर, यानी यहां कहीं पे एक पॉइंट है -4,2। आप और भी कोई भी पॉइंट सोच सकते हैं। सपोज हम लोगों ने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, मान लीजिए हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया 4,-3। कौन सा पॉइंट है? 4,-3। 4 is what? X coordinate of the point, and what is -3? This is the y coordinate of the point. यानी x coordinate पॉजिटिव है तो हम इधर मूव करेंगे ओरिजिन से राइट साइड, एंड y कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो हमको x एक्सिस से नीचे डाउन करना पड़ेगा। इसमें तो अगर यहाँ 4 और यहाँ 3 हम कंसीडर करें, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है 4,-3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को कहीं पे भी अगर पॉइंट दे तो हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये तो हम जानते हैं सर, ये अब आप हमको क्यों बता रहे हो? वेक्टर से इसका क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है वेक्टर से इसका। वेक्टर क्या होता है एक्चुअली? वो डेफिनेशन तो हम आपको बता दिए कि हाँ भाई, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन है, जो वेक्टर के एडिशन के लॉ को फॉलो करता है उसको वेक्टर बोलते हैं। बट व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द वेक्टर? आप उसको समझिए। अगर ये ओरिजिन है तो अगर ओरिजिन से हमने इस पॉइंट को मिला दिया, अगर हमने क्या किया, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दिया, एंड इफ दिस पॉइंट इज ए, देन द लाइन OA इज अ वेक्टर। क्या हम बोल रहे हैं? अगर इस पॉइंट को हमने क्या किया, ओरिजिन से मिला दिया, देन द लाइन OA इज अ वेक्टर। अच्छा ऐसा बात है, तो अगर इस पॉइंट B से मिलाएंगे तो इसका मतलब ये भी वेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, OB is also a vector, OA is also a vector. What is vector actually? What is the physical meaning? अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट है मेरे पास, क्या है? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं पे भी अगर कोई दो पॉइंट है और उस दो पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से ही मिलाइए, आप कहीं पे भी कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है 4,1। क्या हमने पॉइंट सोचा है? 4,1 सोचा, तो 4,1 कहां पे होगा? यहाँ कहीं पे होगा। x में 4, y में 1, यहाँ कहीं पे। दिस इज पॉइंट C 4,1। और एक पॉइंट हम सोचते हैं कोई D पॉइंट कहां पे ले लिया जाए? -2,7, यानी x में निगेटिव, पीछे आएंगे, y में पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे। यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है D विच इज -2,7, और अगर हम C को D से मिला दें, तो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर। मान लो यहाँ पे C है, ये भी क्या है? वेक्टर है। CD इज अ वेक्टर। बस टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा चेंज है, नाम थोड़ा सा चेंज है। अगर हमने ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को मिलाया, क्या है? अगर हमने ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को मिलाया तो जो वेक्टर बनेगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। बच्चों अगर हमने ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को मिलाया तो जो वेक्टर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। और ओरिजिन के अलावा अगर किसी भी पॉइंट को हमने मिलाया, अगर ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट को हमने मिलाया तो जो वेक्टर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आया? कुछ दिमाग में जा रहा है? व्हाट इज वेक्टर फिर से समझिए। पहले डेफिनेशन आप याद करिए। क्या था डेफिनेशन? वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, और जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम आपको फिजिकल मीनिंग बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर क्या होता है। यहां से कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। व्हाट इज वेक्टर? किसी भी पॉइंट को, दो पॉइंट को अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया, देन वहां से क्या बन जाता है? एक वेक्टर बन जाता है। क्या बात है? अगर हमने किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, देन इट फॉर्म अ वेक्टर। इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन एंड सेकेंड पॉइंट इज एनी अदर पॉइंट, then the vector is called position vector, and if अगर ये दोनों पॉइंट ओरिजिन के अलावा कोई भी है, if the two points are other than origin, then the vector is called displacement vector। याद रहेगा बात? छोटा छोटा हम लोग बात लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलना है बच्चों? लिख लीजिए। देखिए पोजीशन वेक्टर किसको बोलना है?
पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जो ओरिजिन को किसी भी पॉइंट में लाने से बनता है, यानी द वेक्टर ज्वाइनिंग बाय द origin with any other point, the vector joining by the origin with any other point is called position vector। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख लेते, यहां साइड में लिख लिया जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या होता है? यानी वेक्टर फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस अदर देन ओरिजिन। क्या है बात? ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के अलावा किसी भी दो को मिलाने से बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स in the space। छाप लीजिए जल्दी से छाप लीजिए। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओरिजिन से मिलाएंगे अगर किसी भी पॉइंट को तो पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, और अगर किसी दो पॉइंट को मिला देंगे तो कौन सा वेक्टर बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, छाप लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको 3D में थोड़ा सा समझते हैं कि 3D में कैसे होगा। नाम तो वही रहने वाला है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही रहेगा नाम, बट 3D में कैसा होगा? चलिए बच्चों, हम लोग अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को 3D में फील करते हैं कि 3D में कैसे होगा एक्चुअली। तो हम लोग के पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, और जैसा भी हम लोग अब किए थे कि जेड एक्सिस कहाँ पे? इस तरीके से कुछ ऐसे बाहर, बोर्ड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग को बस 3D में फील करना है एक्चुअली चीजों को, कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है 4 2 -1, मान लीजिए ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट रिप्रेजेंट द जेड कोऑर्डिनेट। यानी पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। तो एक्स में पॉजिटिव मतलब हमको इधर आना चाहिए, वाई में भी फिर पॉजिटिव, वाई में पॉजिटिव मतलब ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे चले गए अगर तो निगेटिव आ गया, यानी वाई में पॉजिटिव ऊपर जाना पड़ेगा। यानी एक पॉइंट है यहाँ पे, बट इसको अब हमको जेड में लेके जाना है। 4,2 तो हम सोच चुके, जेड में हम लेके जाना है। जेड में लिखा हुआ -1, ओहो पहले वाला निगेटिव आ गया। चलो कोई नहीं, अगर इधर हम बढ़ेंगे जेड एक्सिस में तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर निगेटिव है इसका मतलब क्या है? बोर्ड की दूसरी साइड, यानी बोर्ड की दूसरी साइड एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से इंक्लाइन लाइन के थ्रू मिलाएंगे, देन वी गॉट अ वेक्टर। चलो निगेटिव वाला था ना, इसलिए थोड़ा सा एक और करते हैं हम लोग, पॉजिटिव वाला कर लेते हैं। चलो 3 - 2 4, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, 3 - 2 4, यानी x में निगेटिव यानी इधर जाइए, y में निगेटिव 2 यानी कि इधर आइए, यानी x में 3 एंड y में 2 निगेटिव यानी नीचे आना, यहाँ कहीं पे है एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमको क्या करना है? जेड एक्सिस में लेके आना, लेकिन इस बार हम ध्यान रखे हैं कि पॉजिटिव लेना है, तो हमने पॉजिटिव लिया, यानी कि इस पॉइंट को हमको आगे की तरफ लेके आना होगा 4, यानी यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है, एंड इस पॉइंट को अगर ऐसे इंक्लाइन मिलाया जाएगा, देन दिस लाइन इज अ वेक्टर। कुछ फील हो रहा है आपको? वेक्टर क्या है? एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन को किसी भी पॉइंट से मिलाने के कारण बन जाएगा। हाँ, एक स्पेशल नाम उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट स्पेशल नाम इज पोजीशन वेक्टर। और अगर आपने किसी भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया, देन द वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम लोगों को याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है कि व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर इज सिंपली अ लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स और ज्वाइनिंग बाय एनी पॉइंट विद द ओरिजिन, एंड उसके अकॉर्डिंग जो नाम है वो हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको दो अलग अलग नाम मिला, यानी वेक्टर का दो टाइप आपको पता चला। वेक्टर का बहुत सारा टाइप होता है, वेक्टर का बहुत सारा टाइप होता है जिसको हम लोगों को बात करना है। तो हम लोग एक हेडिंग लगा लेते हैं जल्दी से, टाइप ऑफ वेक्टर, बिना देरी किए हुए, टाइप ऑफ वेक्टर, जिसमें आपको 3 टाइप पढ़ना है। मतलब होता बहुत सारा है, लेकिन हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे एंड उससे हम लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैथ्स में होता है ना, तो मैथ्स वाले लोगों को, बच्चों को ज्यादा पढ़ना होता है। तो फर्स्ट वेक्टर इज फ्री वेक्टर,
हाँ फ्री में आ गया सिलेबस में, इसीलिए नाम में फ्री आ गया है, इसलिए क्या किया जाए। तो हम लोग 1 बाय 1 फ्री वेक्टर पहले करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नाम बताएंगे, फिर तीसरा नाम बताएंगे आपको। फ्री वेक्टर देखिए नाम से स्पष्ट है, इसका डेफिनेशन जो है वो नाम से क्लियर हो जाता है। इसको समझने के लिए कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका एक फ्रेंड है और आप जिस भी सिटी में बैठे हों, चाहे आप मुंबई में बैठे हों, दिल्ली में बैठे हों, आप कोलकाता में बैठे हों, आप बैंगलोर में बैठे हों, कहीं भी बैठे हो, सपोज आप गोवा में अगर रह रहे हैं, गोवा के बच्चों के लिए हो गया यानी कि अगर आप गोवा में बैठे हैं और आपका एक फ्रेंड है जो बिल्कुल ही फ्री है, मतलब उसके पास अभी कोई खास काम वाय नहीं है, तो अगर आप उसको बोलोगे कि दोस्त चलो कहीं घूम के आते हैं, तो बोलेगा जरूर चलेंगे। कहाँ चलना है दोस्त? तो उसको बोलिए आप चलो गोवा के बीच पे घूम के आते हैं, गोवा वाले बीच पे घूम के आते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो बोलेगा चलिए चलो दोस्त घूम के आते हैं। आप उसको हो सकता है फिर और गोवा में किसी और जगह पे बोलिएगा कि चलो हम लोग पंजिम बोट पे जाते हैं, वहां घूम के आते हैं, बोलेगा ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप जाने के लिए बोलिएगा तो वो चला जाएगा। लेकिन दिक्कत एक है, अगर आपने उसको आउट ऑफ गोवा जाने के लिए बोला, देन हो सकता है कि वो डिनाई कर जाए, वो बोले कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। या हो सकता है वहां भी जाने के लिए तैयार हो जाए, पूरा फिर पूरा निकम्मा है आपका दोस्त, उसको कोई काम धाम है नहीं, वो वहां भी जाने के लिए तैयार हो जाए। गोवा से पुणे बोलिएगा जाने के लिए तैयार है, गोवा से दिल्ली बोलिएगा जाने के लिए तैयार है, बट हो सकता है अगर आप बोलिएगा कि नहीं चलो फॉरेन घूम के आते, तब तो नहीं जाएगा भाई। इतना भी बेकार नहीं होगा आपका दोस्त, आपका दोस्त है तो ठीक ही होगा, इतना ही बेकार नहीं होगा। खैर, यानी कि आपके दोस्त के साथ एक कंडीशन था, वो फ्री है बट स्टिल देयर इज अ कंडीशन कि वो कहीं भी अगर जाना चाह रहा है तो एक कुछ मुश्किल है उसके साथ, एक कंडीशन है। पहले तो एक कंडीशन ये थी कि हाँ वो गोवा से बाहर नहीं जाए, गोवा में जहां बोलिए चलेगा। अगर वो वहां के लिए भी दिक्कत नहीं है उसके साथ, तो फिर वो बोला एक आपको और कंडीशन कि ठीक है इंडिया से हम बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया में जहां बोलिएगा हम चलेंगे। तो उसी तरीके से वेक्टर में भी कुछ फ्री वाला में इसी तरीके का मामला है। एक्चुअली जितना वेक्टर है, अभी हम लोग वेक्टर को समझे थे ना कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर पॉइंट ए को मिला दिया, वेक्टर बन गया ओ ए, वेक्टर बन गया ओ ए, एंड इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। खैर आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली दुनिया में जितना भी वेक्टर है, एक्चुअली दुनिया में जितना भी वेक्टर है, ऑल द वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर। सारा वेक्टर क्या है? फ्री है। फ्री है इसका मतलब वो कहीं भी जा सकता है। जैसा भी बात हुआ, आपका दोस्त गोवा में अगर बैठा है तो वो कहीं भी जा सकता है, गोवा में उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर और ज्यादा फ्री है तो वो पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ओ ए, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, कहीं भी जा सकता है। तो कहां कहां जाएगा भाई? इसके साथ भी क्या कोई कंडीशन है? ऐसे ही मतलब ये बिल्कुल ही निठल्ला एकदम नकारा आदमी है? नहीं, इसके साथ भी कंडीशन है। वेक्टर बोलता है हम कहीं भी चलेंगे, हम पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन मेरा एक शर्त है। लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? अपना शर्त बता दो तो उसको हम फॉलो करेंगे। इसका कहना है आप हमको जहां चाहो लेके जाओ, लेकिन मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? अगर इसका एरो, मान लीजिए इस टिप से हम इसका एरो बनाते हैं, ऐसे है, अगर इसका एरो ऐसे है तो हमेशा ये कहीं भी रहे तो ऐसे ही रहना चाहिए। आप यहाँ ले आइए कोई दिक्कत नहीं, बट एरो ऊपर ही होना चाहिए। आप यहाँ ले आइए कोई दिक्कत नहीं, एरो ऊपर ही होना चाहिए। आप इसको पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एरो ऊपर ही होना चाहिए। आप इसको यहाँ ले आइए दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं, इसको एरो ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ ले आइए कोई दिक्कत नहीं, एरो ऐसे ही होना। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ ले आए लेकिन एरो ऐसा ना, नहीं चलेगा भाई। फ्री वेक्टर क्या बोलता है? एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। पहला बात तो आपको ये याद रखना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि ये फ्री होगा और ये फ्री नहीं होगा। एक्चुअली एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, एंड इसका कंडीशन है फ्री होने के बाद क्या? कहीं भी जाएगा बट पैरेलल टू द इनिशियल डायरेक्शन। क्या याद रखना आपको? ए वेक्टर, एक्चुअली एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, इट कैन मूव एनीवेयर इन स्पेस बट पैरेलल टू इनिशियल डायरेक्शन। याद रहेगा बात? व्हाट इज फ्री वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जो कहीं भी जाए दुनिया में, लेकिन पैरेलल टू इनिशियल डायरेक्शन, पैरेलल टू शुरुआती डायरेक्शन, जैसा आप समझ सकते हैं। तो हम लोग छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप भी जल्दी से लिख लीजिए और कॉपी पेस्ट करने में देर ना किया कीजिए। समझने में जो देर लगाना है आपको लगेगा। क्या एक बार फिर से बता दें? क्या बोल दो, फिर से बता दें? चलो देख लो एक बार फिर। क्या है फ्री वेक्टर का? एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। सारा वेक्टर फ्री वेक्टर है। छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखना है। क्या? इसको आप कहीं भी लेके जाइए, जैसे आप अपने दोस्त को लेके जा रहे थे, जहां मन है वहां लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, बट पैरेलल टू द इनिशियल डायरेक्शन, पैरेलल टू द इनिशियल डायरेक्शन। सो वी राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्री वेक्टर इज every vector is a free vector, every vector is free vector, every vector is free vector, every vector is free vector. It can move anywhere in space, anywhere in space
but parallel to initial direction, but parallel to initial direction। बात ठीक है, हजम हो रहा है बात, पचावट गड़बड़ तो नहीं हो रहा है किसी का? गड़बड़ हो तो एक बार फिर से देखिए, आप रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, शुरू से देखिए, बिल्कुल क्लियर होगा। धीरे धीरे हम लोग इसीलिए बात को कर रहे हैं। तो पहला टाइप हम लोग का वेक्टर का क्लियर हो गया, फ्री वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। आपको बार बार मिलेगा यूनिट वेक्टर, बार बार, जितना बार आप सोच सके, बार बार मिलने वाला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर। कौन सा वेक्टर? वैसा वेक्टर। अच्छा, सारा वेक्टर यूनिट नहीं होता, हर बार वही नहीं चलेगा। क्या फ्री वेक्टर, सारा वेक्टर फ्री वेक्टर, सारा वेक्टर यूनिट वेक्टर, ऐसा नहीं है। फ्री वेक्टर में सारा वेक्टर का बात है, बट यूनिट वेक्टर, ऑल द वेक्टर्स आर नॉट यूनिट वेक्टर एक्चुअली। ओके, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 के बराबर। क्या हो? 1 के बराबर। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है वो हम आपको नहीं बता देते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, देखो बच्चों, कि अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अपना एक पॉइंट है ए। कौन सा पॉइंट है? ए। हमने अगर इस पॉइंट ए को मिला दिया किससे? ओरिजिन से, सो दैट वी गेट अ वेक्टर OA विच इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एंड अगर हम लोग स्केल से इसकी लंबाई को नापते हैं, क्या करते हैं? स्केल से इसकी लंबाई को नापते हैं, एंड अगर वैल्यू आ जाए उस लंबाई का 1 सेंटीमीटर अगर आ गया, एक्चुअली 1 मीटर आना चाहिए, ऐसा यूनिट इज मीटर एक्चुअली। सो अगर इस लाइन का लेंथ 1 मीटर आ जाए, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर OA इज अ यूनिट वेक्टर। यानी इसका लेंथ ही क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का लेंथ स्केल से आप नाप सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। यानी क्या याद रखना है आपको? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा उसको कौन सा वेक्टर बोलना है? यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द लेंथ ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की जो लंबाई है वही क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का। याद रहेगा बात आपको? तो चलिए लिखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में। द वेक्टर which has magnitude equal to 1 is called unit vector, is called unit vector। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बात है जो आपको समझना है। कुछ टर्म्स है जो स्पेशल सिंबल दिया गया है, जो पूरा दुनिया इस्तेमाल करता है, तो हम लोग भी उसी को ही इस्तेमाल करेंगे। अपने मन से हम लोग ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनने लगेंगे, हाँ हम लोग अपना नया सिंबल बनाया जाएगा, हम लोग तो न्यूटन के खानदान से हो रहे क्योंकि, है ना? ऐसा नहीं है। जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है हम लोग भी उसी को फॉलो करेंगे, न्यूटन नहीं बनने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डिफाइन किया है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस की तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। ऐसा डिफाइन किया गया। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। अच्छा, कैप अगर किसी पे लगा है इट मींस कि ये सिंबल है यूनिट वेक्टर का। कैप अगर लगा दिया जाए तो, और अगर एरो हो तो, जैसे अगर हम ऐसा लिख देते ए पे एरो, इट मींस ये वेक्टर ए है। एंड अगर ए पे हम कैप लिख देते इस तरीके से तो ये यूनिट वेक्टर सिंबल है। धीरे धीरे समझिएगा। तो हम लोगों ने एक डिफाइन किया है यूनिट वेक्टर किसकी तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। उसका वैल्यू क्या है? आई कैप। उसके बाद हम लोगों ने जब एक्स की तरफ जब हमने डिफाइन किया तो वाई एक्सिस जो है वो गुस्सा हो गया हम लोगों से एक्चुअली। उसने बोला अरे भाई एक्स एक्सिस को साइन दे दियो, एक सिंबल दे दिया आपने और हमको छोड़ दिया, ऐसा क्यों भाई? हमने बोला घबराओ नहीं, तुमको भी देंगे, टेंशन नहीं लो। तो हम लोगों ने डिफाइन किया उसी टाइम पे फिर तुरंत, ताकि वो नाराज ना हो जाए वाई एक्सिस हम लोगों से। तो हमने डिफाइन किया यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू, एंड आई के जस्ट बाद वाला दे दिए सिंबल, लो भैया जे, खुश रहो, जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप। अब जब x को मिल गया, y को मिल गया, तो जैसे y गुस्सा हुआ था, z गुस्सा हो गया। बोला अरे भाई x को आपने दे दिया, y को दे दिया, मेरे साथ ऐसा क्या आपकी दुश्मनी है कि हमको छोड़ दिए? हमने बोला घबराइए नहीं, आपको भी देंगे, किसी को नाराज नहीं किया जाएगा, जो आएगा सबको मिलेगा।
तो हमने दिया यहाँ पे एक सिंबल फिर से, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, एंड आई जे उसके बाद जो आता है के, हमने दे दिया के, वो भी खुश और हम भी खुश और टेंशन भी खत्म। तो ये हम लोगों ने क्या किया, डिफाइन किया है, ये स्पेशल सिंबल है। देखिए आपको याद रखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। यानी अगर आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, अच्छा ये इतना छाप लो जल्दी से, बच्चा पार्टी छाप लो जल्दी से इसको, ताकि हम लोग अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, गंदा हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। छाप लिया आप लोगों ने? चलो देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है अपना और ये अपना क्या है, वाई एक्सिस है, देन आपको क्या करना, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट जिसका 1 है, और चूंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। अगर ये पॉइंट है तो इस लाइन को अगर हमने ओरिजिन से मिला दिया, मिला ही हुआ एक्चुअली, क्या मिलाना दोबारा से, तो एक वेक्टर बनेगा जिसको हम बोलेंगे ओए वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलेंगे? ओए वेक्टर। एंड इसका मैग्नीट्यूड अगर देखिएगा तो 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है? 1। ओ से लेके ए तक का दूरी कितना है? 1। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आराम से सोच सकते हैं। एंड अगर ये 1 है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इट मींस दिस इज अ यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर, अच्छा एक्स एक्सिस की तरफ, ओ हो, इसका मतलब इसको हम आई कैप भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई कैप। यानी ओए वेक्टर, कौन सा वेक्टर? ओए वेक्टर बराबर आई कैप। अगर मेरे पास एक और पॉइंट हो, सपोज चलो इसी में कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 0, 0, 2, 0, 0। तो अगर x कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब यहां से यहां तक का लंबाई 2 है। अगर एक के लिए i लिखते हैं दूरी, अगर यहां 1 हो तो हम लिखते हैं i, तो क्या 2 के लिए 2i होना चाहिए? 2 के लिए क्या होना चाहिए? 2i। इसका मतलब है कि OB वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप। कितना हो गया? OB वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप। अच्छा आप और जनरल कर लीजिए, अगर इस एक्सिस को और लंबा किया जाए, और यहाँ पे एक पॉइंट C भी है अपने पास 3, 0, 0, इसका मतलब क्या 3 है तो आपकी बात 3i कैप। OC वेक्टर इज व्हाट? एक्चुअली दिस इज 3i कैप। क्लियर है? अच्छा y में भी हो सकता है इसी तरीके से, यानी 0, 1, 0 है अगर, और इसको हम अगर d दे देते हैं तो OD वेक्टर इज व्हाट? j कैप, क्योंकि एक ही लंबाई है। एंड y एक्सिस के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर क्या मान रखा है? j कैप। सो दैट वी राइट OD इज इक्वल टू j कैप। यानी आपको करना क्या है? वेक्टर लिखना है। अगर तो कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कि हम लोग किए क्या। भी हम लोगों ने सिर्फ ये काम किया कि अगर हमने इस OA वेक्टर को लिखा तो जो भी यहाँ पे x का वैल्यू था उसमें हमने i कैप को लगाया, जो y का वैल्यू था उसमें j कैप लगाए, यानी 0 इंटू j कैप कोई नहीं लिखता, पागल आदमी होता है जो लिखता है। आप लिख रहे हैं अगर तो आप पागल हैं। एंड k कैप भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि z वाला भी क्या है? 0। यानी अगर कोई जनरल पॉइंट है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई जनरल पॉइंट है A 2, 3, 4, इसका मतलब कि हम इस वेक्टर OA को क्या लिखेंगे? अगर ओरिजिन हमने ज्वाइन कर दिया तो x के जगह 2 है, इट मींस 2i कैप, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? i कैप है। अच्छा 3 का है वैल्यू, यानी हम लिखेंगे प्लस में 3, एंड चूंकि ये y का कोऑर्डिनेट है तो y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है j, वो लिख देंगे j कैप। एंड जो z में है उसमें हम लिख देंगे क्या? 4k कैप। इस तरीके से हो जाएगा। यानी OA वेक्टर इज व्हाट? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप कोई और पॉइंट सोच सकते हैं, b सोच सकते हैं, 3 - 3, 4। तो इसमें हम लिखेंगे OB वेक्टर बराबर x में जो गुना है 3, यानी 3i कैप, y में जो गुना है, y में एक्चुअली -3, सॉरी गुना नहीं है, तो -3j कैप एंड 4k कैप। यानी करना क्या है आपको? अगर आपको कोई भी वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर, तो आप क्या कीजिए? सिंपल, जो भी आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है उस कोऑर्डिनेट में आप i, j, k लगा दीजिए और आपको वेक्टर मिल जाएगा। क्या करना है? अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया गया है तो आप क्या करेंगे? उस पॉइंट में x वाले के आगे i कोऑर्डिनेट, x के बाद y वाले के बाद j कोऑर्डिनेट, j एक्सिस के अकॉर्डिंग जो j कैप है, एंड z एक्सिस के अकॉर्डिंग जो k कैप है वो लगा देंगे, एंड यू गेट अ वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इक्वल वेक्टर, तीसरा वेक्टर हम लोगों का कौन सा है? इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? एक्चुअली यहां पे क्या है? इक्वल वेक्टर
अगर इक्वल की बात हो रही तो एक की नहीं हो सकती, ये कभी भी दो वेक्टर होंगे यहाँ पे या तीन वेक्टर होंगे। तो कोई दो वेक्टर अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। क्या याद रखना आपको बात, इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। तो हम लोग जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is called नहीं, are called actually, are called equal vector, are called equal vector। आप ऐसे याद रखेंगे। आपको हम एक और डेफिनेशन बताते हैं, एक्चुअली इसमें आपको हो सकता था दिक्कत आ जाए। आपको एक और बात याद रखना, अगर दो वेक्टर इक्वल, इसका मतलब उसके i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट सेम है। क्या याद रखना आपको बात, अगर कोई दो वेक्टर है, उसका i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब वो कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। याद रहेगा बात, लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग इस बात को भी। इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम कोफिशिएंट ऑफ I cap, j cap and k cap, then vectors are equal vector। आप ये भी याद रख सकते हैं, और ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर, सेकेंड डेफिनेशन इज मोर बेटर देन द फर्स्ट एक्चुअली। क्या याद रखना आपको, पहले तो डेफिनेशन ये याद रख लीजिए कि अगर कोई दो वेक्टर, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। क्या क्या सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और आप याद रख सकते हैं क्या, कि अगर सबका कोफिशिएंट कौन सबका, i का, j का और k का सेम है, तो इसका मतलब वो भी वेक्टर फिर कैसा है, इक्वल वेक्टर है। छोटा सा एक क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है, हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है इस इक्वल वेक्टर से रिलेटेड। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स आर i कैप माइनस 3j कैप माइनस अल्फा k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, if two vectors this and this are equal, then find the value of alpha। आपके पास ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -3, तीसरा ऑप्शन 5 एंड चौथा ऑप्शन -8। चलो जल्दी से कर दो, स्क्रीन पॉज करो और जल्दी से कर दो। आप लोग, सब लोग बना लिया आप लोगों ने आगे आंसर। चलो देखो करते हैं हम लोग। अगर ये दोनों वेक्टर कैसा है, इक्वल, कैसा है, अगर इक्वल है, तो अभी हम लोग बात किए थे इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम आपको एक और डेफिनेशन बताए थे, उससे भी बनता है क्वेश्चन, ऐसा कोई बात नहीं। बट एक और डेफिनेशन हम आपको बताए थे कि अगर कोई वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब क्या है, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट बराबर है। देखिए यहाँ पे है बराबर, i के आगे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 बराबर है। j के आगे यहाँ पे -3, तो j के आगे यहाँ पे भी -3 बराबर है। तो इसका मतलब थर्ड टर्म भी बराबर होना चाहिए, थर्ड टर्म भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी अल्फा, यानी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, -5 और वहां पे मल्टीप्लाई है माइनस अल्फा, दोनों बराबर है, माइनस माइनस खुश हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 5। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया, इसमें क्या है, एक और चाहिए, हाँ यार तुम लोग गजब करते, मरो यार, एक और क्वेश्चन करना है तो लो मरो, इसमें भी तुम लोगों को एक और चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस में क्या होगा, देखो अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर, एक ले लेते हैं हम लोग
ए आई कैप प्लस बी जे, बी नहीं करते हैं, चलो बी जे कैप माइनस 4k कैप क्या है, इफ टू वेक्टर्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड माइनस 4k कैप, इफ टू वेक्टर इतना एंड 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप आर इक्वल, अगर ये दोनों वेक्टर कैसा है, इक्वल है, देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू पता करना है। एंड आपके पास ऑप्शंस है 3,2, यानी पहला ऑप्शन ए के लिए है और दूसरा ऑप्शन बी के लिए, यानी कि ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2, इस टाइप से। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है 2, 3, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है -2, -3 एंड लास्ट ऑप्शन बोल रहा है -3, -2। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसका डेफिनेशन इक्वल वेक्टर के लिए कि अगर कोफिशिएंट ऑफ i j k आर इक्वल देन द वेक्टर्स आर आल्सो इक्वल, इट मींस a इज इक्वल टू 2, why बिकॉज वेक्टर्स आर इक्वल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि b वाला b वाले के बराबर, j वाला j के बराबर, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ये सब तो बच्चा टाइप है, फूक दीजिएगा हवा में उड़ जाएगा, आप लोग तो ऐसे ही बहुत ब्रिलियंट है, और नहीं दिए तो हम बना देंगे, टेंशन क्या है। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को समझते हैं, ये क्या होता है। इसके लिए क्या है, हम लोग एक छोटा सा आइडिया लेते हैं मैग्नीट्यूड को समझने के लिए, एंड उससे हम लोग फार्मूला निकालें हैं। तो फार्मूला हम चाहे तो डायरेक्ट बता सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप उस फार्मूला को समझें, उसको फील करें कि वो आया कैसे। एक्चुअली हम लोगों के पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक वेक्टर बन जाता है OP, आपको जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं देन द लाइन इज बिकम वेक्टर। एक्चुअली अगर इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट हम जनरल मान लेते हैं अल्फा बीटा या ए बी, चलो ए बी ले लेते हैं। अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है ए बी, ए क्या बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड वाई बता रहा है वाई, बी बता रहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये एक्स एक्सिस से हाइट है, कितना हाइट है, बी के हाइट पे है, और ये जो दूरी है ये कितना दूरी है, ए दूरी है, ये हम लोग को पता है। और अगर हम P पॉइंट का वेक्टर लिखना चाहें तो आप लोग जानते हैं बहुत आराम से, बस करना कुछ नहीं है, जो भी x कोऑर्डिनेट है उसमें i कैप लगा दिया जाए, जो भी y कोऑर्डिनेट है उसमें j कैप लगा दिया जाए, यानी कि OP वेक्टर हम लिख सकते हैं a i कैप प्लस b j कैप। ये हम लोग काम कर चुके हैं। कैसे बनाना है वेक्टर को, कभी भी वेक्टर आपको क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली कि आपको x के कोऑर्डिनेट वाले में i कैप लगा देना है एंड y कोऑर्डिनेट वाले में j कैप लगा देना, एंड यू गॉट द वेक्टर एक्चुअली। तो हम लोगों ने ये बात यहाँ पे कर लिया। खैर हम लोग को वेक्टर निकालना मकसद नहीं, आवर एम इज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो वो हम लोग को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हमको इस OP लाइन का लेंथ चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए हमको, इस OP लाइन का लेंथ चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए, अगर भूल जाइए कुछ भी तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या निकालना, हाइपोटेनियस निकालना है। And if we want to find the hypotenuse of this right angle triangle, then by using Pythagoras formula, Pythagoras theorem, we are finding the value of hypotenuse by using result a square plus b square। आपको कोई दिक्कत, यानी इस OP लाइन का या इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकल के आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कब, अगर वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप था। तो इसका मतलब हमने किया क्या, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरे पास निकल के, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया है, देखिए भाइयों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या, हमने किया क्या, आई में जो गुना था हमने उसका स्क्वायर कर दिया, जे में जो गुना था हमने उसका स्क्वायर कर दिया, एंड रूट लगा दिया। मैंने ये काम किया। यानी इसको अगर जनरल किया जाए, यानी मेरे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसमें मेरे पास अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप एंड गामा के कैप, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, या इसके आइडिया को यूज करते हुए कि रूट अंडर, यहां हमने क्या किया था, आई में जो गुना था उसका स्क्वायर किया, यहां भी कर देते हैं, आई में जो गुना उसका स्क्वायर। बहुत बढ़िया।
यहाँ क्या किया था फिर हमने, जे में जो गुना था इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ भी हमने वही काम किया, जे में जो गुना उसका स्क्वायर कर दो बाबू। एंड यहाँ पे जे के नहीं था तो हमने नहीं किया, यहाँ के है तो के वाले का भी स्क्वायर कर देंगे, खत्म, हम लोग को आ गया फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? बाय वी आर यूजिंग द फॉर्मूला आई में जो गुना उसका स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर एंड वन रूट। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं छोटा सा, हम तो जानते हैं आप एक ठोक पे तो मानिएगा नहीं आप लोग, एक एग्जांपल पे हम लोग को आगे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं यूनिट वेक्टर से रिलेट करके कि अगर कोई वेक्टर इज ए वेक्टर इज 0.2 i कैप प्लस 0.6 j कैप प्लस a k कैप, 0.2 i कैप plus 0.6 j cap and plus a k cap is a unit vector, then find the value of a, क्या हम लोगों को फाइंड करना है? a फाइंड करना है, और उसके लिए हम लोगों के पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन अच्छा सब पे रूट की है सॉरी, ऑप्शन सी रूट अंडर 0.6 एंड ऑप्शन डी इज रूट अंडर 0.8। ये ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है, यानी अगर ये एक वेक्टर है, कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो इसके लिए हमको क्या पता करना है? स्मॉल ए का वैल्यू पता करना है। निकाल के देखिए आप लोग, करना है। अच्छा, मन में आ सकता है अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब इस तीनों को जोड़ के 1 कर देते हैं एंड रूट होता था, रूट वगैरह लगा के आप सोच सकते हैं, तो वैसे नहीं आएगा। हम लोग प्रॉपर रिजल्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है? हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड अगर 1 है, अगर इस वेक्टर को हम नाम ए का देते हैं, हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए हमको दिया गया है 0.2 i कैप प्लस 0.4 j कैप एंड प्लस ए के कैप, तो हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के सिंबल है, ये जो दो लाइन है, एक्चुअली दिस लाइन इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर ये लाइन हमने किसी वेक्टर के दोनों साइड लगा दिया, इट मींस कि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू लिख दिया ए, वाई? बिकॉज ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर। सो आई एम राइटिंग हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1। What is the formula of magnitude? Coefficient of i का स्क्वायर प्लस coefficient of j का स्क्वायर प्लस coefficient of k का स्क्वायर एंड एक रूट भी लगाना है, तो लगा दिया जाए। रूट अंडर i में जो गुना उसका स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस j में जो गुना है उसका स्क्वायर यानी कि 0.4 का स्क्वायर एंड k में जो गुना उसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, बोलो गधों, आ रहा है? अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि रूट हट जाएगा तो काम आसान होगा थोड़ा। तो सो वी आर यूजिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो रूट तो हट गया एंड 1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.04। पॉइंट यहाँ पे 6 था ना, हाँ 6 था, गलती हो गया सॉरी, 6 है एक्चुअली, यहाँ पे ही गलती हो रखा है, हाँ यहाँ पे भी गलती था, यहाँ पे भी गलती था, उसको हम लोगों ने करेक्ट कर लिया। तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 प्लस ए स्क्वायर एंड इसको आप जोड़ सकते हैं 0.36 प्लस 0.04, इट इज 0.4 एक्चुअली, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर इज 1 माइनस 0.4, सो दिस इज 0.6 एंड ए इज रूट अंडर 0.6 आंसर। तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से इसको। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के ऊपर। इसमें क्या बोल रहे हैं? ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 6 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 10 k कैप, 6 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 10 k कैप। ए वेक्टर हैविंग सॉरी मैग्नीट्यूड, a vector is 6 i cap plus 8 j cap plus 10 k cap
then find the magnitude of vector, the magnitude of that vector, हम लोग को उस वेक्टर का क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आप निकाल सकते हैं। 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 24 न्यूटन, ऑप्शन सी 10√2 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज 20 न्यूटन। ये 4 ऑप्शन हम लोगों पास। ठीक है, स्क्रीन पॉज करिए, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर दीजिए। बना लिया? चलो देखते हैं क्या आता है। देखो सॉल्यूशन, हम लोगों को पता है अगर इस वेक्टर को हम वेक्टर ए मानते हैं तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, एंड आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए को 2 डंडे के बीच में डाल दिया जाए, 2 पहरेदार उसके साइड खड़ा कर देंगे, मैग्नीट्यूड बन गया। तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i में जो गुना उसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस j में जो गुना उसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस k में जो गुना उसका स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो वी गेट 64 36 प्लस 64 100 प्लस 100, एक्चुअली दिस इज 200। सो वी गेट 10√2, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे करके आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीट्यूड निकालने पड़ सकता है आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन करके देख सकते हैं, इसके ऊपर और भी वेराइटीज है हम लोगों के पास। देखिए हम लोगों को क्या बोला, ए वेक्टर इज ए वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप हैज मैग्नीट्यूड 10। एक वेक्टर है अल्फा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 3k कैप जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हम लोग क्या करना है, अल्फा का वैल्यू को पता करना है कि कितना आने वाला। ठीक है, हम लोग पास एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस 3k कैप जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इस बार मैग्नीट्यूड नहीं पूछा हमसे, मैग्नीट्यूड इस बार क्वेश्चन में दे दिया है कि 10 है भैया, और हम लोग क्या पता करना, अल्फा पता करना। ऑप्शन भी है आपके पास, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 5√3, ऑप्शन सी इज 5√2 एंड ऑप्शन डी इज 10। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। स्क्रीन पॉज करिए, वीडियो स्टॉप कीजिए एंड देन देखिए इसको सॉल्व करके आपसे होता है कि नहीं। बना लिया? देखते हैं सॉल्यूशन। करना है क्या हमको, सिंपल बात, अगर इस वेक्टर को हम कुछ नाम दे देते हैं वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए इज अल्फा आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये हमने मान लिया। और हमको बोला कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, सो वी राइटिंग हियर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 बराबर में 10। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, लिखेंगे उसके लिए हम लोग रूट अंडर आई में जो गुना स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस j में जो गुना स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस k में जो गुना उसका स्क्वायर माइनस 3 जिसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या आएगा, प्लस में 9, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस में 9 आएगा, तो प्लस में 9 इज इक्वल टू 10। रूट प्रॉब्लम क्रिएट करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो हमने स्क्वायरिंग अगर किया, सो वी गेट अल्फा स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे लिख भी देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, आपका दिक्कत मेरे लिए परेशानी। तो अगर हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट हट गया और दोनों साइड करना है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 और 9 क्या हो गया, 16 प्लस 9 दिस इज 25, सो देयर इज 25। बराबर की साइड क्या है 10, बट वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो द 10 बिकम्स 100, 10 क्या हो गया 100 में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज 100। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, दिस इज 75। अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 75, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, तो 25 का 5 बाहर, सो द आंसर इज 5√3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, आपको मैग्नीट्यूड देके कोई वेरिएबल डाल दे, आपको वो बोल दे, यूनिट वेक्टर डाल दे, कुछ पूछ ले, कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, वेक्टर से ही रिलेटेड है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको हमको देखना है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? सिंपली वेक्टर में ही हो सकता है रिजॉल्व करने का काम, स्केलर का नहीं कर सकते। जो भी हम लोग अभी फिजिकल क्वांटिटी शुरू में लिखे थे वेक्टर के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, टॉर्क है, फलाना चिलाना ढिकाना, जो समझिए आप, उन सबको रिजॉल्व किया जा सकता है। बट डिस्टेंस जो कि स्केलर क्वांटिटी, उसको नहीं रिजॉल्व कर सकते। स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी, उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। स्केलर नंबर्स को हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, कैसे आप इसको समझिएगा। सपोज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एट अ पॉइंट हियर, इंक्लाइन फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। दिस फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस फोर्स इंक्लाइन, और रियली में हम लोग ऐसा बचपन में आपने बहुत बार किया होगा, जब आपके घर के आसपास में कोई मेला लगता होगा, तो देन जब आप उस मेले में जाते होंगे तो आप एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट कुछ खरीद के लाते होंगे अपने लिए, गाड़ी वगैरह, और आप क्या करते होंगे, इस गाड़ी में एक रस्सी बांधते होंगे, ऐसे पकड़ के इंक्लाइन चलते रहते होंगे, सुबह से शाम तक ऐसे चल रहे हैं, और जमीन पे आपका जो घर के आपका जो फ्लोर है उस पर आपका गाड़ी भी चल रहा है। आपने क्या फोर्स लगाया था, इंक्लाइन, बट आपका गाड़ी किधर जा रहा है, आगे की तरफ। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये जो इंक्लाइन फोर्स है, इस इंक्लाइन फोर्स ने इस कार को, इस खिलौने को, इस टॉय को एक स्पीड दिया, एक वेलोसिटी दिया अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स का एक छोटा सा पार्ट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में उसने एक मोशन ला दिया। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस फोर्स का वो कौन सा वैल्यू है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन। दैट्स व्हाई वी आर रिजॉल्विंग द फोर्स। फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना, अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, इट मींस कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लिखेंगे, फोर्स का cos थीटा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लिखेंगे, फोर्स का sin थीटा। क्या करना है, वी आर राइटिंग अ फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज f cos थीटा एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज f sin थीटा। आप इसको और भी समझिए बढ़िया से, इतना ही नहीं है बात, और भी बात। अगर मान लीजिए हमने इंक्लाइन फोर्स लगाया, लेकिन इस बार जो हम लोगों को एंगल दिया गया हॉरिजॉन्टल से ना देकर किससे दिया है, वर्टिकल से दे दिया। थीटा खेल दिया हम लोगों के साथ, गेम कर दिया, इसने पूरा सेटिंग लगा दिया, बंदा गड़बड़ कर दे। बट हम लोग वैसा करने वाले नहीं है, हम लोग इस बात को बारीकी समझते हैं। अगर थीटा वर्टिकल से, अगर थीटा वर्टिकल से है, तो आप क्या करिएगा, वर्टिकल की तरफ एक फोर्स लिखिएगा cos थीटा के साथ, एंड हॉरिजॉन्टल की तरफ एक फोर्स लिखेंगे किसके साथ, sin थीटा के साथ। यानी याद क्या रखना है बच्चों, याद ये रखना है कि जिससे भी वो थीटा बनाता है, जिससे भी वो थीटा बनाता है, कौन थीटा बनाता है, फोर्स, उसके डायरेक्शन में आप cos लिखेंगे, एंड जिसके साथ वो एंगल नहीं बना रहा है, थीटा नहीं बना रहा है, उसके साथ आप क्या लिखेंगे, sin। ये ध्यान रखना है कि ये sin थीटा वाला और cos थीटा वाला कंपोनेंट आपस में क्या होना चाहिए, राइट एंगल पे होना चाहिए। याद रहेगा बात, लिख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा एक दो स्टेटमेंट इसके बारे में हम लोग कि cos थीटा कैसे लेना है, sin थीटा कैसे लेना है। तो उसके बारे में आप ये बात लिख लीजिए, द डायरेक्शन which makes an angle theta with the force या theta with the vector, then that direction poses या contain लिख लेते हैं, that direction contain cos theta of that vector, उस वेक्टर का वो cos theta रखेगा, and the perpendicular direction and the perpendicular to that we have sin theta or sin component of that vector। याद रखना बात आपको।
जिससे भी वो थीटा बनाएगा उसमें cos थीटा लिखना है, और जिसमें भी वो थीटा नहीं बनाएगा उसमें हमको क्या लिखना है, sin थीटा लिखना है। याद रहेगा बात, जिससे भी वो थीटा बनाएगा उसमें क्या लिखना है, cos थीटा, और जिससे भी वो थीटा नहीं बनाएगा उसको sin थीटा। आप बस ऐसे इंक्लाइन कर दीजिएगा। एक और बात याद रखना है, अगर आपने sin थीटा और cos थीटा ब्रेक कर लिया, इसका मतलब आप यह समझना है कि अब ये फोर्स गायब हो गया। आइदर इस पॉइंट पे ये फोर्स काम करेगा या इस पॉइंट पे ये दोनों काम करेंगे, एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकता। या तो आप ये दोनों बनाएंगे या सिर्फ और सिर्फ आप ये बनाएंगे, या तो ये होगा नंबर 1 या तो नंबर 2, या तो आपका सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ ये इंक्लाइन फोर्स हो सकता है। आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि ये भी फोर्स अब लग रहा है और ये भी लग रहा है। वाह 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 वाह, एक फोर्स दो बार नहीं हो सकता भाई, एक फोर्स एक ही बार चलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जल्दी से मिटा दें। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक लाइन है, ए लाइन या ए वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो देन फाइंड द a vector makes an angle 30 degree with the x axis, then find the x component and y component of that vector, okay। चलिए, हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर है जिसने क्या किया, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चाहिए। बना दिए जल्दी से, तो बाएं हाथ में खेल है। आगे आंसर। अच्छा, ऑप्शन देना है, लो 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 लो, ऑप्शन भी ले लो। अच्छा, वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऐड कर लीजिए, हैविंग मैग्नीट्यूड 10। तो आपको आंसर, आपको ऑप्शन हम दे देते हैं 5,5√3, ऑप्शन बी 5,10√3, ऑप्शन सी 5√3,5, ऑप्शन सी 5√3,5, एंड ऑप्शन डी इज 5,5। ये 4 ऑप्शन। ठीक है, देखिए बना के, हो गया, देखा जाए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ये एक फोर्स है, मैग्नीट्यूड 10 है, दे दिए गए हैं। इसने क्या किया, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना दिया है, 30 डिग्री बना लिया। चलो भाई, हमको चाहिए एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या, 10 का cos 30। हम इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, 10 का cos 30 डिग्री, एंड इधर क्या लिखेंगे, 10 का sin 30 डिग्री। वाई यहाँ पे साइन है क्योंकि इसने हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाया, तो इसलिए एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या लिखेंगे, cos, और इसने वाई एक्सिस से 30 डिग्री नहीं बनाया, इसलिए हम वाई एक्सिस की तरफ क्या लिख रहे हैं, साइन। सो द एक्स कंपोनेंट बराबर 10 का cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू याद है, बोलो cos 30 इज √3/2, cos 30 इज √3/2। सो 2 से 10 खुश हो गया 5 बार में, आंसर आ रहा 5√3 एक्स कंपोनेंट का। वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वाई कंपोनेंट जिसका वैल्यू आ रहा है मेरे पास 10 का sin 30, एंड sin 30 का वैल्यू आप लोग बोलिएगा तो नहीं, हम जानते हैं, आप लोग गुस्सा हैं, आएगा आंसर कट के कितना, 5। सो एक्स कंपोनेंट इज 5 एंड वाई कंपोनेंट इज 5, सॉरी एक्स कंपोनेंट 5√3। द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, और करना है क्या, काफी है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। बस आपको इतना याद रखना है कि जिस भी फोर्स के साथ उसने थीटा बनाया उसके साथ cos लिख दीजिए, एंड जिसके साथ नहीं बनाया उसके साथ आप साइन लिख दीजिए, आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में, क्योंकि अब अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, एंड वहां पे हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का नया टर्म एक आया था डेफिनेशन में,
कि फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आखिर वेक्टर को जोड़ना कैसे, वो हम लोग अपने अगले चैप्टर में सीखेंगे। तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ, होम एजुकेटर के साथ। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, देन आप उस प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और उस क्वेश्चन को आप पूछिए, हम आपको उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सो गुड नाइट, टेक केयर।